अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर में हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी के फील्ड या सब फील्ड्स क्या है, इसको आगे से फर्दर कितनी डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, फिर कैरियर्स इन बायोलॉजी क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है वो बायोलॉजी का रिलेट किया गया है कुरान पाक की आयत के साथ। फिर इस चैप्टर के लास्ट में साइंटिफिक मेथड की बात की गई है कि साइंटिस्ट जब कोई थ्योरी या कोई लॉ जनरेट करते हैं तो कौन से मेथड वो अप्लाई करते हैं। तो आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले देखें, आपको साइंस की डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि आप अपनी दुनिया में जहां पे रह रहे हैं आप चीजों के बारे में मिस्टीरियस होते हैं, उनको देखते हैं, उनको सोचते हैं। तो अब साइंस क्या है? साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज। एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज, किसी भी पोशीदा बात को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जांचना, इसको साइंस बोल रहे हैं। इट इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सिस्टमैटिक वे मीन एक मुनज़्ज़म तरीका, एक तरीका जिसको आप मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलें, और ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदात करें या तजर्बात करें। तो साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अबाउट टू एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड इट इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब यहाँ पे वर्ड जो नेचुरल वर्ल्ड यूज किया गया है, नेचुरल वर्ल्ड मीन यही दुनिया जहां पे हम रह रहे हैं, कुदरती तौर पे जो बनी है। टू मेक इट इजियर, साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी। साइंस को आगे से डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। जो मेन ब्रांचेस है उसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को भी हम साइंस की ब्रांच ही कहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के बगैर किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब इस चैप्टर में हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जहां पे भी वर्ड बायो यूज होगा तो इसका मतलब है कोई लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। अब डेफिनेशन देखें बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। तो बायोलॉजी क्या माना? स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या होगी? लाइफ से मुराद इंसानों की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, इंसेक्ट्स की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनके बारे में स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब स्टडी क्या कर रहे हैं? इट एक्सप्लोर दी स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख कैसी है, किस तरीके से उनकी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहे हैं उनके आपस के ताल्लुकात क्या हैं। फिर बायोलॉजी की मदद से हम देखते हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट, ये इशू क्या है उसके बारे में जांचना और उसके हल निकालना, ये सब कुछ बायो में पढ़ेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं? डिस्कवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक मीन छोटे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया से लेके वास्ट इकोसिस्टम ऑफ अवर प्लेनेट, हमारे इस प्लेनेट का वास्ट इकोसिस्टम जिसमें बड़े से बड़े जानदार आ जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ मीन फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड टू जायंट ऑर्गेनिज्म। छोटे से छोटे जानदार से लेके बड़े से बड़े जानदार तक की जिंदगी के बारे में जो मुशाहिदात किए जाते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के मेजर फील्ड क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या लें? यहाँ पे 3 बायोलॉजी के मेजर फील्ड्स की बात की गई है। सबसे पहला है जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। इट इज स्टडी ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। एनिमल्स के बारे में पढ़ना, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है। बिहेवियर से मुराद वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो वहां पे किस तरीके से रहते हैं। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होगा कि उनकी कितनी वास्ट वेराइटी है। नेक्स्ट आता है जी बॉटनी। इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स को कह रहे हैं बॉटनी, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। हमने देखा है प्लांट्स भी बढ़ते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन भी होती है, प्लांट से हमें फ्रूट भी गेन होता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बॉटनी में। थर्ड मेन ब्रांच इज द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ये सब जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में इनकी स्टडी आएगी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट
हैबिटेट का मतलब होता है मस्कन, जहां पे वो रह रहे हैं, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं. एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. इम्पैक्ट मतलब वो हमारे इंसानों की सेहत पे और माहौल पे क्या असरात मुरतब करते हैं. इम्पैक्ट मीन असरात मुरतब करना, मीन्स वो हमारे इंसानों की सेहत पे और माहौल पे क्या असरात मुरतब करते हैं. जी नेक्स्ट आता है सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के सब फील्ड क्या, आगे इसको फर्दर कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. अब इसकी सब फील्ड में सबसे पहला आता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मीन कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी फॉर्म साख्त कैसी है, किस तरीके से वो बना है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस. आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब आपकी जाहिरी शक्लो सूरत कैसी है, मीन शेप, कलर, पैटर्न. आपने देखा है कि हर जानदार दूसरे से मुख्तलिफ है. इंसानों की अपीयरेंस अलहदा है, जानवरों में डिफरेंट जानवरों की, बकरी की अलहदा है, गाय की अलहदा है, तो सबकी अपीयरेंस उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन. अच्छा, मॉर्फोलॉजी में हमने बात की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर या इसकी आउटवर्ड अपीयरेंस की बात की है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं जिनकी स्टडी भी मॉर्फोलॉजी में आ जाएगी. जैसे लंग्स का स्ट्रक्चर देखना हो, हार्ट का स्ट्रक्चर देखना हो, तो वो मॉर्फोलॉजी में आएगा. नेक्स्ट ब्रांच है जी एनाटॉमी. एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द study of internal structure of organs. It is the branch of biology that explore the internal physical structure. अब यहाँ पे बात की गई है internal physical structure of organism. किसी भी organism का अंदरूनी स्ट्रक्चर या अंदरूनी साख्त कैसी है, particularly humans के बारे में बात की जाएगी. It help in disease diagnosis, medical device development and improving quality of life, that is the study of organ of the digestive system. ठीक है, तो एनाटॉमी में हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ने के अलावा हमें इससे हेल्प क्या मिलती है, कोई भी डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं, मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट देख सकते हैं, फिर किस तरह से लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. जैसे एग्जांपल दी गई है स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी एक्चुअली एनाटॉमी है. जी नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी. अब फिजियोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स फंक्शन कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी. एग्जांपल जैसी दी गई है, हाउ द ब्लड सर्कुलेट सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी. कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से सर्कुलेट करता है और इंग्रेडिएंट्स को पूरी बॉडी तक किस तरीके से पहुंचाता है. तो ये फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स है, इसको हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में. जी नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज. अब टिश्यूज क्या है? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव द सिमिलर फंक्शन. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जब सेल इकट्ठे हो तो वो टिश्यू बनाते हैं. ऐसे सेल जिनका फंक्शन सेम हो तो वो टिश्यूज बनाते हैं, और इन टिश्यूज की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. Tissue examination help in disease diagnostics, drug studies and understanding the organ structure and function. तो टिश्यू एग्जामिनेशन से या हिस्टोलॉजी की मदद से कोई भी डिजीज आए तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है, या ड्रग की स्टडी पढ़ी जा सकती है. ड्रग मीन जो भी अगर कोई ड्रग लेता है, जैसे मंशियात है, कोई नशा वगैरह करता है, तो उसका उसकी बॉडी पे, उसके सेल्स पे, उसके टिश्यूज पे क्या इफेक्ट होता है. एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ऑर्गन्स क्या है और उनका फंक्शन क्या है, तो ये हिस्टोलॉजी में पढ़ा जाएगा. नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल. इट इज द स्टडी ऑफ सेल दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. अब सेल की डेफिनेशन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज. अब सेल के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है जिनको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनेलीज. जैसे आपने बात की थी क्लोरोप्लास्ट की या माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सब ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर हैं. तो इसकी कंप्लीट स्टडी को हम बोल रहे हैं साइटोलॉजी. दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन. अब सेल डिवाइड होकर अपने जैसे सेल बनाता है, डॉटर सेल बनाता है, तो सेल डिवीजन ये भी साइटोलॉजी में आएगा. एक्चुअली साइटोलॉजी का मतलब है कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. द ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल. ये आपने ये तादाद याद रखनी है. वेरियस टाइप ऑफ सेल पोजेस द यूनिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि 30 ट्रिलियन ऑफ सेल ह्यूमन बॉडी में होते हैं.
जी नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर नाम से पता है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल? अब आपकी बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो स्टडी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. Molecular biologists also study the fundamental life process, develop drugs and create the genetically modified organism. GMOs आपने 8th क्लास जब साइंस पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या GMOs के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। तो उन सब की स्टडीज के बारे में पढ़ना जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। Embryology means study of embryo. Embryo क्या है? It is the study of the process of development of organism from fertilized egg. Egg fertilize होके embryo बनाएगा तो उसको हम बोलते हैं embryology. In this branch, scientists study the tissue and organ formation, identify the birth defects and develop medical treatments. Mean उस embryo से आगे से किस तरह से टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं, या अगर कोई बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो वो कैसे आ जाते हैं, इन सब की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसी बातें जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या ऐसे कैरेक्टर या ऐसी खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या बच्चों में आए, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा इसमें स्टडी किया जाता है कि अगर किसी ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक डिजीज आ जाती है जो पेरेंटल इशू की वजह से आती है, तो इन जेनेटिक साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज एंड डेवलप बेटर वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो जेनेटिक्स में आप जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा इसमें बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाती है, या प्लांट की बेटर वैरायटीज कैसे हासिल की जाती हैं, वो सारा कुछ जेनेटिक्स में आता है। जी नेक्स्ट है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल की डेफिनेशन देखें। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब फॉसिल प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी, जो रॉक्स में प्रिजर्व्ड हो गए या किसी और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में। तो the examination of fossil helps scientists to know the evolutionary history of organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब उसका इर्तिका पढ़ा जाता है कि कितने साल वो पुराना था, वो तब कैसे एग्जिस्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर फॉसिल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रिप्टाइल्स डेट रोम द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। अब साइंटिस्ट जो डायनासोर की बात करते हैं तो वो कहते हैं मिलियंस ईयर्स अगो ये हमारी जमीन में थे और ये रेप्टाइल्स थे। तो फॉसिल्स की स्टडी पढ़ी जाती है पेलियंटोलॉजी में। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। द ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल इज अ साइनोबैक्टीरियम। सबसे पुराना फॉसिल साइनोबैक्टीरियम का है, जो कि कितना पुराना है? 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आपने ये याद रखना है कि सबसे ओल्डर फॉसिल साइनोबैक्टीरियम है। अब साइनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की एक टाइप है। जी नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब होता है ग्रुपिंग में डिवाइड कर देना, ग्रुप्स बना देना। इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज या डिफरेंस की बेस पे जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आप देखें टेक्सोनोमी जैसे जानदारों को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इंसानों को अलग है, जानवर एनिमल्स अलग हैं, प्लांट्स अलग हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हैं। तो ये एक्चुअली क्या है? ये टेक्सोनोमी है कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरीके से किसी भी ग्रुप के बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है। जी नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से रहता है उसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसके अलावा इकोलॉजी में हम देखते हैं कि कोई इन्वायरमेंटल अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। और चीज जो इसमें डिस्कस करेंगे, फूड चेन देखेंगे। फॉर इंस्टेंस, इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की थी, तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड भी इकोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट है जी मेरीन बायोलॉजी। मेरीन का मतलब होता है सी या ओशन।
तो ओशन या सी में लाइफ किस तरह एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं मेरीन बायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। समंदरों में पाई जाने वाली आबी मखलूक के बारे में स्टडी है मेरीन बायोलॉजी। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज एंड एड्रेस द मेरीन कंजर्वेशन इशू। मीन वहां पे देखा जाता है कितनी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे है, फिर कितनी न्यू स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, या अगर वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं तो किस उनको कौन कौन से इश्यूज या कौन से मसाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। कोरल रीफ जो है वो सपोर्ट करते हैं मेरीन लाइफ को। किस तरह? ये कुछ ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और कुछ के लिए ये खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जी नेक्स्ट है जी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज उसके बारे में स्टडी करना, डायग्नोस करना और उसका इशू तलाश करना और उसके लिए फिर मेडिसिन प्रिपेयर करना, वो सब कुछ आ जाएगा पैथोलॉजी में। इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज, देयर कॉज एंड इफेक्ट। मतलब कोई भी डिजीज है उसकी रीजन क्या थी, किस वजह से हुई और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। पैथोलॉजी हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो उस डिजीज के बारे में जानना और उसका ट्रीटमेंट तक सब कुछ पैथोलॉजी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कॉज कैंसर। अब कैंसर क्या है? इट इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कॉज कैंसर। ये कैंसर की डेफिनेशन भी है। तो अब यहाँ पे पैथोलॉजी स्टडी करेंगे कि कैंसर किस तरीके से फैला और फिर उसकी रीजन क्या थी और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये सब कुछ पैथोलॉजी में आ जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड स्टडी करना। इट इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम रखा है जो बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफत प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। कोई भी डिजीज हो तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम कैसे लड़ता है। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि कोई ऐसी डिजीज है जिसके लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, तो ये वैक्सीनेशन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये सब स्टडी हम करेंगे इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होते हैं? मेडिसिन से रिलेटेड बात। इट इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। अब ड्रग्स से मुराद यहाँ पे मेडिसिन है। This help in the development of new drugs. For example, new antibiotics are developed that are used to kill bacteria and treat bacterial infection. आपको कभी कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए, आपको मेडिसिन लेनी हो तो आप फार्मेसी में जाते हैं। तो फार्मेसी में आप डिफरेंट मेडिसिन ले लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ मेडिसिन है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रांचेस डिस्कस की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये खत्म नहीं होती, और भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। जी नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब बायोलॉजी का अदर साइंसेस से क्या रिलेशन है? देखिए साइंस की कोई भी ब्रांच इंडिपेंडेंट नहीं है, हर ब्रांच दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो इसलिए हर ब्रांच का दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। अब यहाँ पे भी बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशन के बारे में बात की गई है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे बायोकेमिस्ट्री। अब नाम से पता है जहां पे बायो इंटरेक्ट कर रही है केमिस्ट्री के साथ। कैसे? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब एग्जांपल क्या दी गई है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है या रेस्पिरेशन प्लांट्स में या ह्यूमन में होती है। तो ये अब केमिकल रिएक्शन है, इसकी स्टडी जो है वो देखी जाएगी। लेकिन क्योंकि अब ये लिविंग थिंग्स में हो रही है इसलिए आप इसको देखेंगे ये बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है। जी नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। लाइफ में फिजिक्स कहाँ पे आती है? आप देखें इसका। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिक्स के वो प्रिंसिपल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, बायोफिजिक्स विच स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। आप अपने हाथ को, पाँव को, टांगों को मूव करते हैं तो वहां पे मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स एक लीवर की तरह काम करते हैं। तो रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन ये फिजिक्स का पार्ट हो गया, लेकिन क्योंकि मसल्स, बोन्स और जॉइंट ये बायो का पार्ट है तो इसका मतलब होगा कि बायोलॉजी फिजिक्स के साथ ओवरलैप कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है? इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स
एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशन। कंप्यूटर स्टिमुलेशन का मतलब होता है प्रोग्राम्स यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। मीन बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए जितने मैथमेटिकल मॉडल्स या एल्गोरिथम्स या प्रोग्राम्स या कंप्यूटर सिमुलेशन यूज किए जाएंगे वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डाटा सच ए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन अब वो इन अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या होगी इसके बारे में ये स्टडी, तो जो मॉडल उसका तैयार किया जाएगा वो मैथमेटिकल मॉडल होगा या कंप्यूटर सिमुलेशंस होंगी या कोई एल्गोरिथम्स होंगे। तो इस तरीके से ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आ जाती है। नेक्स्ट है जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी मीन अर्थ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कौन कौन से जियोग्राफिकल रीजन में कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो बायोजियोग्राफी में आएगा। The influence of climate change on distribution of organism is also studied in biogeography. मीन अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे देखें हम एशिया में रहते हैं, यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, लेकिन अगर आप दूसरे कॉन्टिनेंट्स में चले जाएं तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे होंगे इधर एग्जिस्ट नहीं करते, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो ये सब आ रहा है बायोजियोग्राफी में कि रीजन्स ऑफ द अर्थ या रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है जी बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिक्स मीन स्टैट के साथ इंटररिलेट करना। इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैट टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कहीं पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उनके बारे में डाटा इकट्ठा करना बायोस्टैटिक्स में आ जाता है। जैसे बायोस्टैटिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल जैसे वैक्सीनेशन की जाए तो ये देखा जाए कि कौन सी वैक्सीनेशन की जा रही है और किस ग्रुप को की जा रही है और उस वैक्सीनेशन का इफेक्ट क्या हुआ था, ये सब का सब उसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो इसको आ जाएगा बायोस्टैटिक। जैसे कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीनेशन की गई, अब उसका डाटा कलेक्ट किया गया कि कितनों को वैक्सीनेशन कर ली गई है, तो ये सारा डाटा जो एनालाइज किया गया वो बायोस्टैटिक्स में आ जाता है जी। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या? इट डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू डेवलप द बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फॉर द वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने ही फायदे के लिए यूज करना, जिसमें हम अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, हेल्थ केयर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं या इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। मतलब इंसुलिन बैक्टीरिया की मदद से क्रिएट की जा रही है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फिगर दी गई है इसमें एक्चुअली रिलेशन दिखाया गया है बायोलॉजी का दूसरी साइंसिस के साथ। बायोलॉजी है जैसे बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ मिलेगी तो बायोफिजिक्स है, जियोग्राफी के साथ मिले तो बायोजियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स के साथ मिली तो बायोस्टैटिस्टिक्स, और दूसरी साइंसिस के साथ मिली तो इसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। इसी तरह मैथ कंप्यूटर के साथ मिली है तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, या इकोनॉमिक्स के साथ तो बायो इकोनॉमिक्स जी। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स क्या? इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल मतलब आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कितना हेल्पफुल है। इन बायोइकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बायोइकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स या एनिमल्स वो इकोनॉमिकली कितना हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है जी कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स का मतलब है आपके लिए रोजगार के कौन से मौका होंगे बायोलॉजी पढ़ के। The student of biology get comprehension of the various phenomena of life after their FSc with biology. They can select further study for diverse career. For example, मैट्रिक में तो आप बायोलॉजी पढ़ ही ले हैं, लेकिन एफएससी भी अगर बायोलॉजी के साथ करते हैं तो आपके पास कौन कौन से कैरियर्स हैं। सबसे पहला जो दिया गया है मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस और रिमूव। मतलब डॉक्टर बन जाते हैं जो, जिसमें आप ट्रीटमेंट करते हैं डिफरेंट डिजीजेस का, उसको डायग्नोस करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, या सर्जरी की जा सकती है, या बॉडी के कोई पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है, जैसे ऑपरेशन किया जाता है उसको रिमूव किया जाता है। और इस डिग्री के लिए क्या, फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट 5 years ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS डिग्री, जिसको आप डॉक्टर बनना कहते हैं। तो ये सबसे पहला प्रोफेशन है कि FSC प्री मेडिकल पढ़ के आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं।
जी नेक्स्ट आगे जो डिस्कस किया गया वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट बन जाते हैं, दांतों का इलाज करने का डॉक्टर। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन द ओरल हेल्थ। अब ओरल हेल्थ से मुराद मुंह का इलाज करने वाला। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेज एंड परफॉर्म सर्जरीज। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट गेट 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS डिग्री। BDS डिग्री आपको लेनी होती है इसमें। जी नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या, फार्मासिस्ट बन जाएंगे, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड बार बार ड्रग यूज किया जा रहा है। ड्रग से मुराद यहाँ पे वही मेडिसिन हैं जो हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर दिस कैरियर अ बैचलर ऑफ स्टडीज BS डिग्रीज फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D.Pharm डिग्री इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए आपको बैचलर ऑफ स्टडी BS करनी पड़ेगी, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या D.Pharm इसको बोलते हैं। जी नेक्स्ट आ जाता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है? इट इज द थेरेपी दैट इज यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैज बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी। रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन मतलब कोई अगर इंसान जिसकी मूवमेंट रुक गई हो, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं अगर किसी को खुदा ना खास्ता फालिज का अटैक हो जाए तो उसकी बॉडी पार्ट्स मूव करना छोड़ देते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उस मूवमेंट को रिस्टोर करते हैं, उसको मूव के काबिल बनाते हैं। Physiotherapists use physical exercise and physical modalities such as the massage to improve the patient physical movement. तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करता है और उसको काबिल बनाता है कि वो हरकत कर सके। टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट आ 4 ईयर BS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज नीडेड। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको 4 ईयर BS डिग्री करनी होगी फिजिकल थेरेपिस्ट में। जी नेक्स्ट जाने से पहले यहाँ पे जो एक टेबल दिया गया है, मैं वो पहले टेबल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसमें भी कुछ फील्ड्स के बारे में बताया गया है। वेटरनरी मेडिसिन। वेटरनरी मेडिसिन का मतलब होता है जानवरों की स्टडी, जैसे जिसको हम बोलते हैं जानवरों का डॉक्टर। डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन द एनिमल्स एंड सर्जरी इन एनिमल, तो वो वेटरनरी मेडिसिन में आ जाएगा। फिर है इन्वायरमेंटल साइंस, सॉल्विंग द इशू रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। के इन्वायरमेंट में कौन से इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इशू तो पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना, वो सब कुछ इन्वायरमेंटल स्टडी में पढ़ेंगे। देन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? रिसर्च ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? जेनेटिकली डिसऑर्डर अगर कोई आ जाए, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कपल है जिसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से उसके ऑफस्प्रिंग में ये जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, मतलब आपने अपनी न्यूट्रिशन या डाइट का कैसे ख्याल रखना है। एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट टू प्रमोट हेल्थ। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनके लिए कहते हैं परहेजी खाना होना चाहिए, तो वो जो है वो न्यूट्रिशन और अपनी डाइटिस को फॉलो करेंगे अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ, इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। ओवरऑल पब्लिक हेल्थ का मतलब है कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ पे जो है वो एजुकेशन और पॉलिसी मेकिंग की जाती है, रिसर्च की जाती है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। फिर जी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है? डिजाइनिंग एंड मेकिंग द मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। कोई भी मरीज है तो उसकी केयर करने के लिए जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट या टूल्स यूज किए जाते हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग द कंप्यूटेशनल टूल्स। कंप्यूटेशनल टूल यूज करते हुए बायोलॉजी का एनालाइज करना, जैसे फॉर एग्जांपल DNA सीक्वेंस के बारे में पढ़ना, तो ये सब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाएगा। तो ये भी कैरियर इन बायोलॉजी है कि आप इन सब के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज क्या है? फिशरीज का मतलब होगा स्टडी ऑफ फिश पॉपुलेशन। तो फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब टू बायोलॉजिस्ट आफ्टर BS एंड मास्टर स्टडी ऑफ डिग्री इन जोलॉजी, फिशरीज और एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर भी है स्टडी ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जिसमें फिश भी आ जाएगा, प्रॉन्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चर, ज़राअत जिसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इंप्रूव द फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अ 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर डिग्री करवाती हैं, तो इस डिग्री करने का मकसद क्या होगा कि आप फार्मिंग प्रैक्टिस करें, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आता है जी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से क्या मुराद होगा? मतलब कि एनिमल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना, उनकी नस्ल कशी करना, किस लिए? हमें गोश्त की ज़्यादा पैदावार मिले, दूध मिले, या कुछ और प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे अब देखें, दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक
to improve their quality and productivity. Livestock mean जितने जानदार जिनकी नस्ल कशी की जाती है, जिनकी ब्रीडिंग की जाती है, जैसे कोई फार्म हाउस बना लिया जाए, वहां पे गाय रखी जाए, उनसे दूध की पैदावार बढ़ाई जाए, तो ये सब कुछ लाइफ स्टॉक में आ जाएगा. फॉर ए स्टूडेंट कैन परस्यू अ 4 year BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री, और अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो उनको 4 year BS डिग्री लेनी होगी एनिमल हस्बेंड्री में. नेक्स्ट आ जाता है जी हॉर्टिकल्चर. अब हॉर्टिकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ पार्क्स या गार्डन्स. हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टिवेट द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. अ 4 year BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज रिक्वायर्ड फॉर इट. नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री. नाम से ही पता है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट के बारे में डिस्कशन. फॉरेस्टिंग मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉर दिस प्रोफेशन 4 year BS डिग्री फॉरेस्ट्री इज नेसेसरी. यहाँ पे देखा जाएगा कि किस किस्म के प्लांट्स जो है वो उगाए जाए, या उसको किस तरीके से मैनेज करना है, या उन फॉरेस्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाता है. नेक्स्ट आता है फार्मिंग. फार्मिंग मतलब फार्म्स बनाना जहाँ पे एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाती है. द प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स. एनिमल्स फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो सकता है, फ्रूट फार्म्स है, तो डिफरेंट टाइप के आप फार्म्स बना सकते हैं. इन सच फार्म दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स. अ 4 year BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन. जी नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी यूज द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर. अच्छी इंपॉर्टेंट डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में, वास्ट फील्ड है इसमें. 4 year BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. तो इसमें 4 year बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री करनी होगी. नेक्स्ट आता है जी फोरेंसिक. अब फोरेंसिक क्या है? स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल एविडेंसेस. जैसे फोरेंसिक स्टडी एनालाइज द फिजिकल एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन्स इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. जैसे कोई भी जहाँ पे क्राइम हो वहाँ पे देखा जाता है कि उसकी DNA स्टडी की जाए, या उसका जो है वो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, या उसका ब्लड का एनालाइज किया जाता है. तो ये सब क्या है? ये फोरेंसिक में आ जाता है. 4 year BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस इज नीडेड फॉर दिस. तो इसके लिए 4 year BS डिग्री चाहिए होती है. जी ये तो हमने बात की थी कैरियर्स इन बायोलॉजी के. बायोलॉजी के बाद आप कहाँ कहाँ पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं. अब आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ लाइफ को कुरान पाक के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें पूछ लिया जाता है कि कुरानी आयात का हवाला देके आप जिंदगी के बारे में बताएं, या लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें कुरान पाक में क्या कहा गया है. अब जैसे इन होली कुरान देयर आर दी सेवरल वर्सेस दैट हाईलाइट द स्टडी ऑफ लाइफ. हियर आर द फ्यू कुरानिक गाइडलाइन दैट इनकरेज एक्सप्लोरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टडी ऑफ लाइफ. मतलब लाइफ जिंदगी के बारे में कुरान पाक में क्या हकीकतें बयान की गई हैं वो डिस्कस करते हैं. जी सबसे पहले देखें आयत है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन. We made every living thing from water. तर्जुमा क्या होगा? और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई. सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30, उसका तर्जुमा क्या है कि और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई. कुरान पाक की आयत है, इसमें इससे हमें पानी की अहमियत का अंदाजा हो जाता है कि पानी के बगैर किसी भी चीज का वजूद नहीं है. तद कुरान मेंशन इन मल्टीपल वर्सेस दैट ऑल लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर. तो कुरान पाक में और भी बहुत ज़्यादा आयात है जिसमें कहा गया है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो पानी से पैदा की गई हैं. अब पानी की अहमियत आपको खुद भी पता है. जैसे देखें वाटर इज डिस्क्राइब एज द डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह. द एवरेज वाटर कंटेंट इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रेंजेस बिटवीन 60 to 90%. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पानी की मिकदार 60 से 90% होती है. द अबव वर्स हिंट्स एट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन द वाटर. अब यहाँ पे एक और आयत दी गई है खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर. सूरतुल अर्रहमान की आयत नंबर 14. तर्जुमा क्या है? उसने आदमी को बनाया बचती मिट्टी से जैसे कि ठीकरी. तो अब यहाँ पे इंसान की तख्लीक के बारे में बात की गई है. इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया गया. हम मुस्लिम हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो वो मिट्टी से पैदा किया था. By the hints given in the both these verses, we can find the events that occur in the creation of human being. We are advised to think over the possible way through which such event might have occurred. Allah also hint at the method of the development of animal including human being. तो यहाँ पे क्या किया जाए? एज अ मुस्लिम हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है. अल्लाह ताला ने इंसान को पानी के नुत्फे पानी की बूंद से पैदा किया है. फिर जो दूसरी आदमी कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है. फिर इसमें और बताया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरीके से पैदा किया है. जैसे अगली आयत देखें सुम्मा खलकनत फता अलकतन फखलकनल अलकतु मुज़गतन
फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमा. Then fashioned we the drop a cloth, then fashioned we that cloth a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clothed the bones with flesh. सूरतुल मोमिनीन के आता है. अब इसका अगर उर्दू में तर्जुमा देखें तो फिर हमने इस पानी की बूंद को खून की फटक किया, फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां और फिर इन हड्डियों पर गोश्त बनाया. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका वजूद है वो यहाँ पे है कि हमने इसको पानी की बूंद को खून की फटक बनाया. पहली सबसे जो आयत पढ़ी थी हमने कहा था उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया. तो यहाँ पे भी क्या है कि हमने नुत्फा बनाया, उस नुत्फे से खून की बोटियां और उन बोटियों से फिर हड्डियां और उन हड्डियों के ऊपर फिर गोश्त चढ़ाया. तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ डेवलप होने का कि किस तरीके से वो पैदा होता है मदर वॉर्म के अंदर, वो डिस्कशन की गई है जी. अब इस आयत में देखें, कुरान आल्सो डिस्क्राइब द कॉमन ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के ओरिजिन के बारे में बात की गई है जी. आयत क्या है? वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइ फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा यख्लुकुल्लाहु मा यशाउ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर. Allah has created every animal from water. Then some of them creep up over their bellies, other walk on 2 legs, and other on 4. Allah creates what He pleases. Surely Allah is the most capable of everything. सूरत अल-नूर की आयत नंबर 25. अब इसका उर्दू में तर्जमा देखें. और अल्लाह ताला ने जमीन पर चलने वाले हर जानदार को पानी से पैदा किया. तो इनमें से कोई अपने पेट पर चलता है, कोई अपनी 2 टांगों पर चलता है और कोई 4 टांगों पे. अल्लाह बनाता है जो चाहे और बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है. तो अब यहाँ पे इंसान की तख्लीक के बारे में भी बता दिया है कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए हैं. कुछ जो हैं अपने पेट के बल चलते हैं जैसे रेंगने वाले जानवर जिनको हम रेप्टाइल बोलते हैं, कुछ जो हैं वो 2 टांगों पे चलने वाले हैं जिसमें मोस्टली बर्ड्स आ जाएंगे, या फिर कुछ 4 टांगों पे चलने वाले हैं जैसे जो चौपाए जिनको हम बोलते हैं. तो अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा करता है. मुसलमान होने के नाते ये हमारा ईमान है कि हमें अल्लाह ने ही पैदा किया और ये अल्लाह ही की कुदरत है कि उसने हर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट तरीके से पैदा किया है. So this verse explained that Allah created early life in the water, fishes and then animals with the limbs were evolved. अब यहाँ पे ओरिजिनल लाइफ के बारे में, उसका इर्तिका के बारे में बात की जा रही है कि सबसे पहले अर्ली लाइफ जो फिशेस थी, फिर उसमें एनिमल्स आए. एनिमल्स में विद लिम्ब का मतलब होता है उसमें अज़ा आगे. अमंग सच एनिमल्स सम वर क्रिएटेड हु क्रीप्स. फिर इन एनिमल में कुछ ऐसे पैदा किए जो कि रेंग सकते थे ओवर देयर बेलीज, एंड देन सम वर क्रिएटेड हु वॉक. कुछ ऐसे पैदा किए जो चल सकते थे ऑन 2 एंड सम ऑन दी 4 legs. तो ये आयात जितनी भी दी गई हैं ये इम्पोर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि कुरानी आयत का हवाला दे के आप बताएं कि ज़िंदगी की क्या अहमियत है, या इसमें जो है वो पूछा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे पैदा किया, उसकी क्रिएशन कैसी हुई, या फिर इसमें जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कि किस तरीके से डिफरेंट जानवर पैदा हुए. तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो आपने इनके तर्जुमा बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं जी. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.